जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द इंडियन क्लासेस में। तो दोस्तों आपको पता होगा कि आपका बोर्ड यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम डेट आ गया है और आपके पास 1 महीने से भी कम का समय है। तो देखिए 1 महीने कम का समय है और अधिकतर मतलब मैक्सिमम बच्चों का यही कन्फ्यूजन है, मतलब मैथ में सबको परेशानी होती होगी, ठीक है। मैथ में लगभग हर एक बच्चे को कुछ न कुछ दिक्कत होता ही होगा। तो हम लोग ने किया क्या है कि लास्ट टाइम रिविज़न करेंगे हम लोग। पढ़ तो लगभग सभी लोग लिए हैं, एक न एक बार कहीं से स्कूल में, कोचिंग में सब बच्चे पढ़ लिए हैं। तो इस समय हमें करना क्या है कि हम बस रिवीजन करेंगे। जो एकदम पढ़ चुके हैं उनके लिए भी और जो एकदम नहीं पढ़े हैं वो भी इस क्लास से जुड़े रहें और मैथ में अपना स्कोर करें। जो एकदम नहीं पढ़े हैं वो तो पास हो जाएंगे और जो पढ़े हैं उनका तो बढ़िया स्कोर होबे करेगा, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है जिसमें पहला चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, ठीक है। तो वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो देखिए पहले हम लोग जान लेते हैं रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या क्या है। अब आप पूरा चैप्टर पढ़ गए होंगे, आपको पता नहीं होगा कि रियल नंबर या वास्तविक संख्या क्या है। तो देखिए पहले हम लोग जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या आखिर होता क्या है, ठीक है। तो देखिए वास्तविक संख्या आप देखे होंगे, जितनी भी आप लोग संख्याएं देखते हैं 1 2 3 4 करड़ी में 5 यानी √5 या फिर 1/2 3/2 जितनी भी संख्याएं हम लोग देखते हैं ये सभी रियल नंबर ही है, यानी कि वास्तविक संख्या ही है, ठीक है। और देखिए इस वास्तविक संख्या के अंतर्गत और भी संख्याएं आती हैं जिस इस चैप्टर में आपसे मतलब कि मुलाकात होगा, ठीक है। जैसे आपको हो जाएगा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये सब क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्या कहते हैं उसे, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, ठीक है। तो देखिए प्राकृतिक संख्या यानी कि जिन संख्याओं को हम लोग अपने बचपन में जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट शुरू किए होंगे तो हम लोग पढ़ते होंगे 1 2 3 4 5, तो 1 से शुरू होकर अनंत तक जो संख्याएं होती हैं उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। देखिए प्राकृतिक संख्या में हो जाएगा 1 2 3 अनंत तक की होगी, ठीक है। अब कितना लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि जीरो क्यों नहीं है। तो आप लोग जो 10 रुपये की किताब मिलता था पढ़ते थे उसमें का आप लोग कभी जीरो देखे हैं? नहीं देखे हैं ना। वहाँ पर 1 से ही शुरू होता है। तो 1 2 3 4 5 अनंत तक जो भी संख्याएं होंगी उसे हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, इंग्लिश में कहेंगे होल नंबर। तो देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या और कुछ नहीं होता है, जो हम लोग देखते हैं प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या इसमें यदि हम लोग जीरो लगा दें प्राकृतिक संख्या के पहले तो उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहेंगे। पूर्ण संख्या देखिए कुछ नहीं, प्राकृतिक संख्या के पहले यदि हम जीरो से उसे शुरू कर दें तो उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारा अगला हमारा क्या है, इसके बाद अगला है हमारा इंटीजर यानी कि पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक यानी कि जैसे देखिए प्राकृतिक संख्या था 1 2 3 अनंत तक, ठीक है। इसमें हम लोग करना क्या है, इस पूर्ण संख्या को वो प्राकृतिक संख्या के साथ ऐड कर देंगे तो जो संख्याएं प्राप्त होगी उसे हम लोग कहेंगे पूर्णांक। तो देखिए पूर्णांक में क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 है, फिर 0 1 2 3 है अनंत तक। इसमें क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्याओं को माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे, वो जितनी संख्या आएंगी वो, और उसके बाद है पूर्ण संख्या, इन सभी को लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा पूर्णांक। तो देखिए माइनस अनंत से लेके -3 -2 -1 0, फिर उसके बाद 1 2 3 अनंत तक इतनी जो संख्याएं हैं ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है, मतलब पूर्णांक है। अब इसके बाद हमारा आता है रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या है जिसे हम लोग p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और q का मान कभी भी जीरो नहीं हो सकता। और q का मान जीरो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो यदि रख देंगे तो उसका मान अनंत हो जाएगा और उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर का मतलब p/q के रूप में रहे और q का मान कभी भी जीरो ना हो, तो हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या। तो देखिए हो गया परिमेय संख्या, जैसे 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, ये सभी जो भी संख्याएं होती हैं ये परिमेय संख्या होती है हमारी, ठीक है। इसके बाद एक होता है, इसमें परिमेय संख्या है तो एक अपरिमेय संख्या भी होगा। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या जो संख्या है परिमेय संख्या है, इनके अलावा जितनी भी संख्या बची वो अपरिमेय संख्या हो जाएंगी, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या में जैसे हमारा रूट में हो जाएगा जो भी, वो अपरिमेय संख्या होता है।
तो यहाँ पर लिख लेते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, जैसे रूट में कुछ भी लिख गया तो हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे √2 है, √5 है, ये सब अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए इन सभी को जो यदि हम लोग मिला देंगे, ये जो जितना हम लोग पढ़े हैं अभी, इन सभी को यदि हम मिला देंगे तो ये हमारा प्राप्त होगा पूरा रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या। ये वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही हमें इतना पढ़ना है। ठीक है, ये हो गया हमारा वास्तविक संख्या। ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब देखिए हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, अब चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे, उसके बाद सवालों का हल करेंगे तो आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए इसमें हमारा पहला है, पहले ही हमारा इसमें नियम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यानी कि अंकगणितीय जो प्रमेय है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय जो होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आखिर क्या होता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, तो देखिए जैसे कोई भी संख्या दे दे, यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, इंग्लिश में हम लोग कहेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में हम लोग कहेंगे जैसे कोई भी संख्या यदि दे दे तो उस संख्या का हम लोग को जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होंगे, उस संख्या का जो भी हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होंगे वो अपने आप में यूनिक होंगे। ठीक है, अपने आप में यूनिक का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए 6 है, तो 6 का हम लोग यदि गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 प्राप्त हुआ ना। देखिए 2 गुणे 3 प्राप्त हुआ, तो इस संख्या का हमें जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ वो इसी संख्या के लिए प्राप्त होगा, न कि 12 के लिए यही प्राप्त हो जाएगा। इसी यही मतलब है कि यूनिक होगा, यानी अद्वितीय होगा। जैसे 6 का हमें प्राप्त हुआ अभाज्य गुणनखंड 2 और 3, तो ये 6 के लिए ही होगा, न कि 12 के लिए हो जाएगा। देखिए 12 का हमें क्या प्राप्त होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 3 12। देखिए इसका 2 इसमें और एक्स्ट्रा हो गया, इसलिए इसमें 3 हो गए। ठीक है, तो मतलब कहने का कि हमारा अंकगणित का आधारभूत प्रमेय यही है कि जो भी कोई संख्या हमें देगा उसका जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो अपने आप में अद्वितीय होंगे। ठीक है, अब इसमें अगला हमारा है, अब देखिए बच्चों इसमें हमसे लसा और मसा के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हमें लसा मसा भी ज्ञात करने के लिए आएगा। ठीक है, तो जान लेते हैं पहले मसा क्या है। जिसे लसा और मसा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग दो संख्याएं देखेंगे कि दो संख्या है कि नहीं, दो संख्या या दो से अधिक संख्या। इन नहीं कि एक का संख्या का लसा या मसा निकालने लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो मतलब कि मसा के लिए या लसा के लिए कम से कम दो संख्या होना जरूरी है। मान लीजिए हमें निकालना हो, मान लीजिए 12 और 18 का मसा यानी कि इंग्लिश में HCF कहेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसको हम लोग मसा कैसे निकालेंगे, तो मसा निकालने के लिए हमारा सबसे पहला काम है कि उसका गुणनखंड करें। तो देखिए 12 का गुणनखंड यदि हम लोग करेंगे तो पहले 2 से काटेंगे, 2 छके 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, फिर 3 से काटेंगे 1। तो ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग इसके आगे 2 गुणे 2 गुणे 3। इसके बाद अगला है हमारा 18, तो 18 का भी गुणनखंड करेंगे, 18 गुणनखंड में फिर 2 से काटेंगे, 2 9 18, फिर 3 से काटेंगे, 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे एक बार में, तो 2 गुणे 3 गुणे 3। तो 18 का हम लोग गुणनखंड लिख लेते हैं, तो 2 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए मसा यदि हमें ज्ञात करना हो तो मसा के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो इसमें हमें कॉमन मिलेगा उसको लिखेंगे, आपस में गुणा करेंगे, वो हमारा मसा हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं मसा क्या होता है। तो मसा, तो देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो एक बार एक कॉमन हो गया, तो एक बार इसको लिख देंगे। अब देखिए 2 इसमें है लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो कॉमन नहीं है। अब देखिए अगला 3 है इसमें, अब 3 इसमें एक बार है, इसमें 2 बार है, तो एक बार वाला कॉमन हो जाएगा इसमें, तो यहाँ पर गुणे 3 कर देंगे, तो 2 3 6। ये जो हमारा प्राप्त हुआ ये हमारा मसा प्राप्त हो गया। अब इसी में यदि हम लोग को लसा ज्ञात करने के लिए कह दें तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यदि हम लोग को इसमें लसा ज्ञात करने के लिए कर दें तो इसमें हम लोग करेंगे क्या कि जो कॉमन है उसको तो लिखेंगे ही, उसके बाद जो संख्याएं बची हुई है उसका भी गुणा करेंगे, तो हमारा लसा प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 2 कॉमन था एक बार लिख दिए, 3 कॉमन था एक बार लिख दिए, अब ऊपर से बचा 2, 2 से गुणा करेंगे, और फिर नीचे हमारे यहाँ पर क्या बचा 3,
इसका गुणा करेंगे। अब इसका गुणा करेंगे तो हमारा लसा ज्ञात हो जाएगा। 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, 12 तिहाई 36, यानी कि 36 हमारा हो जाएगा लसा इसका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी को हम लोग जो हमारा इसमें अगला है एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय, तो हम लोग को बेसिकली मौसा ही ज्ञात करना है उसमें, पर उसको अलग तरीके से करना है। अब यदि आप उसको ऐसे कर देंगे तो नंबर भी नहीं मिलेगा, उसको एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय से ही करेंगे। ठीक है, अब इसमें हमारा अगला है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो देखिए इसमें हमें मौसा ही ज्ञात करना है, पर उसको हम लोग इस विधि से करेंगे। तो देखिए पहले आप लोग एक सूत्र सुने होंगे कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, पहले उसको देख लें। तो हमारा क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि हमारे किताब में दिया है, बुक में दिया है कि इसको हम लोग भाज्य को ए माने हैं, और इसके जगह भाजक की जगह बी लिखे हैं, भागफल की जगह क्यू, और प्लस में आर। यही हमारा उसमें फार्मूला दिया कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इस तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है। और इसमें कंडीशन क्या दिया है, आप लोग जानते हैं कि ये भाजक जो होगा कभी भी शेषफल से तो छोटा होगा नहीं, जब भी होगा ये बड़ा ही होगा, और ये भाज्य जो है हमेशा मतलब कि बड़ा ही होगा। तो देखिए इसमें क्या दिया है कि जो हमारा शेषफल है, शेषफल तो शून्य हो सकता है और शून्य से बड़ा होगा हमेशा। ठीक है, और ये जो भाजक है, भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा ही होगा, इसका ग्रेटर देन हम लोग लिख देंगे बी। तो इस कंडीशन पे हम लोग को करके अपने सवालों को सॉल्व करना है। अब उसको कैसे करेंगे, एक सवाल यदि हम लोग देखेंगे तो उस सवाल के माध्यम से हमारा ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसमें हमारा पहला ही क्वेश्चन है 135 और 225। तो इसमें हमें पहले करना क्या है कि जो बड़ी संख्या दी है उसे हम लोग ए मानेंगे। ठीक है, जो बड़ी संख्या दी है उसको ए मानेंगे, और जो छोटी संख्या दिया हुआ है उसको बी मानेंगे। अब हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे अपने यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, तो देखिए ए की जगह हम लोग लिखेंगे 225। पहले हम लोग यहाँ पर फार्मूला भी लिख देते हैं, क्या था हमारा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए तो हम लोग पहले लिख लेंगे ए की जगह 225, उसके बाद क्या लिखेंगे, बी की जगह 135 लिखेंगे। अब इसमें फिर अलग करेंगे क्या कि यहाँ बगल में 135 से 225 में भाग देंगे, तो कितना बढ़ जाएगा, एक बढ़ जाएगा, 135 से कम 135। देखिए इसमें घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0, अब 2 में से 3 जाएगा नहीं, उधार देगा, 12 में से 3 गया 9, यहाँ पर हमारा 90 बचा, और यहाँ पर भागफल बचा 1। तो देखिए गुणे में यहाँ पर देखिए बी की जगह हम लोग भागफल है उसकी जगह 1 रखेंगे। अब बचा कितना हमारा, शेषफल में आर की जगह बचा हमारा यहाँ पर 90, तो इसके 90 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला स्टेप हमारा क्या होगा, अगला में हम लोग इस संख्या को यहाँ पर लिखेंगे, और फिर इसके बाद इससे भाग देंगे उसमें। तो देखिए 135 हम लोग यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तो 135 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 135, उसके बाद ये जो शेषफल आया 90। अब देखिए 90 से 135 में भाग देंगे, 90 भागे 135, तो 90 एकम 90, इसमें घटाएंगे, 13 में से 9 गया 4। देखिए यहाँ पर भी भागफल लेकर आया तो यहाँ 1 से गुणा करेंगे, फिर प्लस में शेषफल आया 45, तो यहाँ पर 45 लिख देंगे। ठीक है, फिर अगला हमारा क्या होगा, ये संख्या आएगा हमारा यहाँ पर, और फिर ये वाला संख्या आएगा यहाँ पर। देखिए 90 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हमें करना क्या है, इस 45 से 90 में भाग देना है, 45 से 90 में भाग देना है, तो 45 गुना 90, 2 बार में चला जाएगा। यहाँ पर शेषफल हमारा बच गया 0। ठीक है, तो देखिए 45 और गुणे वहाँ पर भागफल आया 2, तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, और शेषफल 0। यह प्रक्रिया हमें तब तक करना है जब तक कि यहाँ पर लास्ट में 0 ना आ जाए। 0 आ गया मतलब क्या, लास्ट में जिस संख्या से हम लोगों ने भाग दिया था वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि मौसा हो जाएगा। तो लास्ट में हमने भाग दिया था 45 से, तो हमारा इस सवाल का हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि इस सवाल का हमारा मौसा हो जाएगा 45। इस सवाल का हमारा मौसा हो जाएगा 45। ठीक है, 45 हमारा इसका मौसा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा अपने सवालों को ऐसे करते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला है इसमें कि लसा और मसा में एक संबंध होता है, उसको हम लोग भी जान लेते हैं कि क्या होता है हमारा लसा और मसा में संबंध। तो देखिए जैसे कोई हमें 2 संख्या देगा ए और बी, तो ए और बी का हम लोग मसा पहले निकालेंगे, फिर उसका लसा निकालेंगे। तो इनके बीच लसा और मसा जो होता है एलसीएम,
और HCF, इनके बीच एक संबंध होता है, तो उस संबंध को हम लोग पहले जान लेते हैं। तो इनके बीच संबंध है कि एलसीएम यानी कि लसा और गुणे मसा बराबर होता है A गुणे B। जो जिन दो संख्याओं का लसा और मसा है उनका भी आपस में गुणा करेंगे, A गुणे B। इस सूत्र पे भी आपसे इस चैप्टर में सवाल है बहुत से, और उसको आप लोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें हमारा अगला है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या तथा सहभाज्य संख्या। इनको भी जान लेते हैं। आप कहेंगे इसको क्यों जाने, तो देखिए आगे जब हम लोग सिद्ध करेंगे कि √2 या √5 अपरिमेय है या नहीं, तो वहां पर इसकी में जरूरत होगा। और आपसे कभी कभी सवाल पूछेगा कि इसके कोई संख्या दे देगा, उसके अभाज्य गुणनखंडों को पूछेगा, तो इसके द्वारा हम लोग उसको याद कर लेंगे। तो देखिए पहले हम लोग जान लेते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है। तो भाज्य संख्या यानी कि जैसे कोई भी संख्या है, उस संख्या के यदि 2 से अधिक गुणनखंड है तो वह भाज्य संख्या है। जैसे मान लीजिए 6 है मान लीजिए, तो 6 का हम लोग यदि गुणनखंड करें तो 2 3 6, फिर 3 से काटेंगे 1, 2 गुणे 3 गुणे 1, तो इसके गुणनखंड होंगे 3, यानी 2 गुणे 3 गुणे 1, तो इसके गुणनखंड कितने हो गए 3। एक को भी हमें इसमें काउंट करना है, ठीक है। तो इसके गुणनखंड होंगे 3, यानी कि यह भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या होने का यही शर्त है कि उसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है। अब देखिए इसमें अगला है हमारा अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या पहले जान लेते हैं कि अभाज्य संख्या होता क्या है। तो अभाज्य संख्या यानी कि ऐसी संख्या है जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। देखिए भाज्य में तो 2 से अधिक था, लेकिन अभाज्य में केवल 2 गुणनखंड होंगे। जैसे हमारा मान लीजिए 5 है, तो 5 का हम लोग यदि गुणनखंड करें तो एक बार जाएगा 5 से, 5 एकम 5, तो 5 और 1 यानी 5 और 1, 5 गुणे 1, गुणनखंड कितने हुए 2। तो अभाज्य होने के लिए यही शर्त है कि 5 और 1 मतलब कि 2, मतलब कि किसी संख्या के बस 2 गुणनखंड हो तो वह अभाज्य संख्या हो जाएगी। अब आप लोग को कंफ्यूजन रहता है कि एक भाज्य है कि अभाज्य है, ये आपके ग्रुप में चलता रहता होगा ये क्वेश्चन। तो देखिए एक के बारे में जान लेते हैं। देखिए जैसे 1 है, तो 1 को यदि हम लोग गुणनखंड करें तो क्या होगा, 1 से काटेंगे एक बार, फिर यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर वाला 1 और a दोनों एक ही है ना, तो मतलब 1 के हुआ, तो इससे गुणनखंड कितने हो जाएंगे, इससे गुणनखंड 1 हो गया, यानी कि अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि हमारा अभाज्य के लिए तो 2 गुणनखंड चाहिए, ठीक है। देखिए इसमें हमारा अगला है सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या यानी कि ऐसी 2 संख्याएं, सहअभाज्य संख्या होने के लिए शर्त है कि 2 संख्या होना चाहिए। ऐसी 2 संख्याएं जिनका मस 1 हो उसे हम लोग कहेंगे सहअभाज्य संख्या, इंग्लिश में कहेंगे को प्राइम नंबर, ठीक है। अब देखिए इसमें हमारा अगला, और जैसे 1.4 जो प्रश्नावली है उसमें हमारा बस एक ही प्रकार से क्वेश्चन है कि शांत और अशांत क्या होता है, यानी कि टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट क्या होता है। तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए शांत और अशांत, इसके लिए हम लोग को जानना क्या है। देखिए यदि शांत कहे तो शांत के लिए हमें बस देखना है कि उसके जो हर है उसमें 2 के घाते यम, 5 के घाते यन, इस प्रकार की संख्याओं से उसमें गुणा होना चाहिए। इसके अलावा यदि और कोई संख्या होगी उसमें तो वह शांत नहीं होगा। उसमें केवल 2 के घाते यम और गुणे 5 के घाते यन, यम और यन का मतलब कोई संख्या है, कोई पूर्ण संख्या 1 2 3 4 यही है, यानी कि उसके हर में जो है 2 और 5 के अलावा और कोई अन्य संख्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि ये दोनों संख्या है तो वह संख्या शांत होगी। यदि इसके अलावा यदि और कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 के घाते यम है या 5 के घाते यन है, गुणे में इसमें 3 दे दिया, तो ये संख्या शांत नहीं है, तो ये संख्या हो जाएगी अशांत, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन देख लीजिए हमारा 17/8, तो 17/8 के यदि हमसे पूछ दे कि यह संख्या शांत है कि अशांत है, तो हम लोग करेंगे क्या, इस 8 का गुणनखंड करेंगे। 8 का गुणनखंड हमारा होगा 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2। तो देखिए इसमें क्या आया 1 2 3, 2 हमारा आया 3 बार, 2 के खाते 3। देखिए इसमें केवल 2 आया, यहाँ पर देखिए 2 है ना, मतलब कि 5 न रहे तब भी चलेगा, यानी 2 और 5 के अलावा अन्य कोई ना हो, एक रहेगा तो चलेगा। तो देखिए यहाँ पर 2 आया खाली, तो 2 यदि आया 2 के पावर 3, तो हमारा ये शांत में हो जाएगा। यदि इसमें हमें अगला दे दे कोई संख्या, यहीं पे दे दे 24 दे दिया, 24 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे 12 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 6 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 बार, फिर 3 से काटेंगे 1 बार। देखिए इसमें 2 3 बार आया, तो 2 के खाते 3 और गुणे 3 1 बार आया, यानी कि 3 के खाते 1। तो देखिए इसमें 2 तो आया है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें 3 आ गया है, इसलिए यह संख्या अशांत हो जाएगी, ठीक है।
तो यही इस चैप्टर में हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा हमारा इस चैप्टर में कुछ नहीं है। इतना यदि आप लोग तैयार कर लिए तो समझ लीजिए आप लोग का ये चैप्टर क्लियर है। और देखिए अगले वीडियो में यदि हम लोग देखेंगे कि √2 अपर में संख्या है कि नहीं, इसको हम लोग सिद्ध कर देंगे, और जिससे आप लोग को बहुत कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है, इसको हम लोग सिद्ध कर देंगे। और एक और जो सवाल जैसे 6³ + 1, 6³ + 3, 6³ + 5, ये संख्याएं विषम संख्या है कि नहीं, इस प्रकार के सवाल भी हमारे चैप्टर में है, तो उसको भी हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद।